एजेंडा सेट करना क्या होता है? एजेंडा सेट करना हमारे लिए, जब हम डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर 6 घंटे की या फिर हो सकता है सुबह से लेके पूरे शाम तक की वर्कशॉप होगी या 2 दिन की वर्कशॉप होगी, तो आपको कुछ इस प्रकार से एजेंडा सेट करने की जरूरत पड़ती है, जहां पे आप एक एक मिनट का हिसाब रखते हुए सेट करेंगे कि किस समय आप इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि चीजें समझाएंगे। पहला सेशन करेंगे, दूसरा सेशन करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम आप रखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछ पाए। उसमें भी आप बहुत क्लियरली लिखेंगे कि ब्रेक का टाइम देंगे। सुबह से शाम वाली वर्कशॉप होगी तो आप हो सकता है लंच के लिए पूरा 1 घंटा दें कि सब अच्छे से लंच कर लें, फ्रेश हो जाएं, फिर आ जाएं। फिर हो सकता है लंच के बाद सबको थोड़ी सी उतनी एक्टिवनेस नहीं आती है, तो आप सेट करें कि आते ही हम लोग कुछ एनर्जाइजर एक्टिविटी करेंगे। तो आप पहले से ही एजेंडा में पूरा क्लियरली डिफाइन करके रखते हैं कि ये हर सेशन में हम समझाने वाले हैं। एजेंडा क्यों मदद करता है? कोई मुझे बताना चाहेगा आप में से? एजेंडा सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम, ताकि वर्कशॉप स्मूथली चलती रहे, यहाँ वहाँ भटकाव ना हो, जो बिंदु तय किए गए हैं उन्हीं बिंदु पर चर्चा होती रहे। अन्यथा कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ डिस्कशन ऐसे चल पड़ते हैं कि मूल जो बिंदु जो हमने तय किए होते हैं वो छूट जाते हैं और बाकी चीजें चलती रहती हैं, समय गुजर जाता है और वो जो डिस्कशन के बिंदु थे वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। जी जी। तो हम लोग बेसिकली एक प्लान लेके जाते हैं। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय होता है, हमें काम बहुत सारा करना होता है, हमें डेटा बहुत सारा शेयर करना होता है, और इंफॉर्मेशन जो पास करनी होती है वो देखना होता है कि कुछ हमसे रह ना जाए। तो एक एजेंडा आपको ये फुलफिल करने में मदद करता है और इंश्योर करता है कि आप टाइम पे स्टिक करें, राइट। और साथ ही साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज प्लान करना, जैसे कि लंच हो गया, ब्रेक हो गया, ये इंश्योर करता है कि आपके पार्टिसिपेंट्स भी बीच बीच में थक ना जाए। जो कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली अगर बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे 4 घंटे, तो आपके पार्टिसिपेंट्स बोर हो जाएंगे, उन चीजों को सुन और समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक एजेंडा सेट करना और पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर दें आप तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबी वर्कशॉप है। वरना अगर छोटी वर्कशॉप है तो आपको नीड की उस नहीं होती है कि एजेंडा शेयर करें, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। फिर आपको पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस सेट करने की नीड होती है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप एक फॉर्म भेज दें अपने पार्टिसिपेंट्स को कि वो क्या जानना चाह रहे हैं। तो जैसे पिछली वर्कशॉप में हम लोग ने क्या किया कि आपको जो डेटा एनालिसिस की वर्कशॉप थी उसको वीडियो दोबारा भेजी, आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवा लिया था। उस फीडबैक फॉर्म के आधार पर हम लोग ने अपने इस वाली प्रेजेंटेशन में क्या किया, डेटा एनालिसिस का कंटेंट दोबारा लेकर आए। क्योंकि काफी पार्टिसिपेंट्स ने, आप सभी ने मेंशन किया था उस फॉर्म में कि आपको डेटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए हैं, तो हम लोग ने उसको दोबारा से रिपीट कर पाए उसी फीडबैक के आधार पे, राइट। तो ऐसे ही पहले से अगर हम पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन सेट कर लें तो हमें प्लान करने में यूजफुल रहता है कि जो हम वर्कशॉप में सिखा रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल हो। इससे आप पूछ सकते हैं कि उनको क्या उम्मीद है कि वो इस वर्कशॉप से क्या इंफॉर्मेशन ले जाएं। अगर टीचर्स आ रहे हैं आपके वर्कशॉप में तो वो मेंशन कर सकते हैं कि हमें बताइए ऐसे कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स थे जहां पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो आपको पता होगा कि टीचर्स की बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशंस है कि लर्निंग आउटकम्स बताया जाए, तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे। आपके पास स्किल वाइज टेबल तो है ही, पर आप लर्निंग आउटकम्स भी बहुत क्लियरली सेट करके जाएंगे कि देखिए हाँ ये लर्निंग आउटकम्स में चैलेंज आया था। टीचर ने अगर आपको बोल दिया कि देखिए एमयूए का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन जानना, तो फिर आपको पता है कि अच्छा इनको तो ये सुनना ही, इन्होंने एक्सपेक्टेशन शेयर की है, तो आप पहले से वो प्रिपेयर करके ले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये फीडबैक लेना और उनसे एक्सपेक्टेशंस, अगर आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जान ले वर्कशॉप के, तो प्लान बनाने में और कंटेंट जो पूरा है उसको तैयार करने में बहुत आसानी होती है।
इसी तरीके से जब आपको अपना कंटेंट बन जाएगा, आपको अपने वर्कशॉप की डिफिकल्टी समझ आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट ऐसा है जो एक दिन की वर्कशॉप है वहीं रहकर सब कुछ समझाया जा सकता है, तो आपको प्री रीड शेयर करने की जरूरत नहीं है। पर आपको पता है कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। टीचर्स आ रहे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन कभी सुना ही नहीं होगा, कभी डेटा एनालिसिस पे काम ही नहीं किया है, तो अगर उनके पास मैं स्टार्टिंग से ही कुछ चीजें पढ़ने के लिए भेज दूं, तो क्या वो ज्यादा तैयार होकर वर्कशॉप में आ सकते हैं? rather देन जीरो से स्टार्ट करने के लिए हो सकता है हम 5 या 10 के लेवल पे स्टार्ट करें और फिर उन्हें 100 तक ले जाने की कोशिश करें। तो प्री रीड शेयर करना उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल रहता है, और आप इंश्योर कर पाते हैं कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐसा बहुत ज्यादा लर्निंग लेवल के गैप पे ना हो, वो कहीं ना कहीं आसपास पहुंच जाए। जरूरी नहीं है उसके बाद भी आपके पार्टिसिपेंट्स सब एक लर्निंग लेवल पे पहुंच पाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट होगा अगर वो पढ़कर आए हैं तो समझाने में बहुत आपको आसान रहेगा। तो इसलिए प्री रीड शेयर करना आपके लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद प्री रीड शेयर करने के साथ आप क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस को, कॉन्सेप्ट्स को ही बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि आसान कर देते हैं। आप लोग ने जब पहली वाली डेटा एनालिसिस की वर्कशॉप की थी, हम सब ने ये वर्कशॉप आपको इस अंडरस्टैंडिंग से कराई थी कि आप लोग डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट से एकदम भी फेमिलियर नहीं है। हो सकता था कि आप में से कुछ लोग फेमिलियर हो, कुछ लोग नहीं हो, बट हम लोग एज ट्रेनर्स, एज फैसिलिटेटर्स इस वर्कशॉप के इस सोच से आए थे, इस अजम्पशन से आए थे कि सबका डेटा एनालिसिस पे लर्निंग लेवल 0 है। ये फर्स्ट वर्कशॉप में था, हम लोग उसी को स्टैंडर्ड लेके चले थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी था कि अगर हम सिंपल एवरेज निकालने की भी बात कर रहे हैं तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हों जिन्हें नहीं आता हो। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इंश्योर करते हैं कि सिंपल से सिंपल चीज भी हम जब डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिसिस वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसको समझा सकें। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करना क्यों जरूरी है? हाँ, यस मैडम, यस। ठीक है हो। और अगर आपके देखिए अगेन हम लोग ऑब्जेक्टिव की कई बार बात करते हैं डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप में। जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स के आधार पे कर रहे हैं, तो अगर आपको पहले से पता है कि देखिए मेरे जो सामने बैठने वाले हैं ये तो सारे डेटा एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है स्टेट लेवल के सारे जितने डेटा ऑफिसर्स थे वो आके बैठे हैं, क्या आप उनको बैठ के एवरेज परफॉर्मेंस समझाने की नीड समझेंगे? नहीं। आप उनको अगर लगेगा कि नीड है तो आपने प्री रीड में ही शेयर कर दिया होगा ताकि वो पढ़ के आ जाए, बट आपको तब वो नीड नहीं लगेगी कि डेटा एनालिसिस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाओ। तब आप ज्यादा ध्यान देंगे कि मैं इनको इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस पे ध्यान दूं, rather than इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देकर टाइम वेस्ट करना। मैं उनको उन कॉन्सेप्ट को समझाऊं जो कि इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस है, जो ज्यादा जरूरी उस ग्रुप के लिए बन जाता है। तो अगेन डेटा एनालिसिस को कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करना हमारा टारगेट है, बट ये टारगेट भी हमारा किस पे डिफाइन हो रहा है? हमारे पार्टिसिपेंट्स पे डिफाइन हो रहा है। तो वन जनरल रूल लेके कि हम डेटा एनालिसिस कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, हम नहीं चलेंगे, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम ये इंफॉर्मेशन पास करके चलें। और उसके बाद आपका फाइनल गोल यहाँ पे आ जाता है कि आप यूजफुल इंसाइट्स और रिकमेंडेशन पास कर रहे हैं। देखिए आपका इंसाइट ऐसा है जो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं स्पेसिफिक है, तो वो उनके लिए एकदम भी हेल्पफुल नहीं रहेगा, राइट?
अगर मैं पेरेंट्स को बैठ के वहां समझा रही हूँ कि आपके बच्चे जो है क्या कहते हैं वो इस लर्निंग आउटकम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो थोड़ी सी वेग इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनके बच्चे कहाँ सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। पर लर्निंग आउटकम स्पेसिफिकली अगर मैं टर्म यूज करती हूँ और उसके आधार पर समझाने की कोशिश करती हूँ, तो वो एक टीचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बनता है। उसी तरह अगर आपके रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक पेरेंट या फिर एक कम्युनिटी मेंबर और गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्चुअल रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकता है, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है जो वहां पे बच्चों को पढ़ा रही है या फिर जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनको चेंज लाने में हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो आपके रिकमेंडेशंस बहुत काफी हद तक प्रैक्टिकल होने चाहिए, क्योंकि हम लोग एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, एक वर्कशॉप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ऐसे रिकमेंडेशंस नहीं लिख सकती हूँ जो मुझे सुनने में अच्छे लगे, जो मुझे लगे कि हाँ ये करवा दे। मैंने चलिए एक 1000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको लगा कि क्या कहते हैं ठीक है फाउंडेशनल न्यूमरेसी यानी कि बुनियादी संख्या ज्ञान स्ट्रांग नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो रिकमेंडेशन ये हो सकता है कि हर बच्चे को एक डिजिटल टैबलेट दे दी जाए। 1000 स्कूल में 1 लाख बच्चे, सबको डिजिटल टैबलेट दे दी जाए ताकि वो लोग फाउंडेशनल न्यूमरेसी जो है वो डिजिटल गेम्स से और एप्स से सीख सकें। क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? क्या इजीली एप्लीकेबल है? नहीं है, राइट? अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो क्या ये एक टीचर के लिए या एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए उतना हेल्पफुल रिकमेंडेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगता है आप लोग को, इस तरीके का रिकमेंडेशन एक टीचर और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए हेल्पफुल रहेगा? नहीं रहेगा मैम। जी, मीनाक्षी मैम कह रही है नहीं रहेगा। जी, तो बेसिकली हमें यही बात का ध्यान रखते हुए चीजों को अपने वर्कशॉप कंडक्शन में रखना है। बाकी आप जब इनसाइट्स और रिकमेंडेशन डिलीवर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वहां पर बोल नहीं रहे। आज हम लोग ने जैसे इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस की प्रैक्टिस की, वो हम लोग ने पूछ पूछ के की, एक के पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकला है, राइट? आप में से किसी ने एक पॉइंट सजेस्ट किया, उसके आधार पर शायद आप में से कोई और दूसरा पॉइंट लेकर आ सके। तो ये इस तरीके का इंटरेक्शन होना चाहिए एक आपके डेटा डिसेमिनेशन वर्कशॉप में, जहां पे आप चीजें समझा ही तो रहे हैं, बट अगर आप टीचर्स के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट तो टीचर्स के साथ समझे कि उन्हें किस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों ये मिसकंसेप्शन उनकी क्लास में आया होगा। अगर बच्चों से समझ रहे हैं तो बच्चों के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं तो पूछिए बच्चों से कि क्या कहते उनकी एक मिसकंसेप्शन क्वेश्चन पे रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करने का रीजन क्या होगा, राइट? तो उतना इंटरेक्शन लाना पड़ेगा कि हम लोग डेटा सिर्फ एक लेवल का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस होते हैं वो अभी तक आपने अपने नजरिए से देखे हैं, बट उस पर किसी और का नजरिया भी लागू हो सकता है, क्योंकि डेटा तो सिर्फ एक नंबर है, उसके पीछे की कहानी 2-3 तरह की हो सकती है। आप उनमें से शायद एक या दो पॉइंट्स को समझ रहे हो और पकड़ पा रहे हो। टीचर्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब भी अलग अलग अपने रीजनिंग पीछे उन डेटा के ला सकते हैं और उन्हें भी समझने का हमें टाइम देना चाहिए।